हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी. Dear students, I hope you all will be fine and will be waiting of my new video. And today I am representing you special words never go together. तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन सभी वर्ड्स को देखेंगे जो कभी भी एक ही सेंटेंस में एक साथ नहीं आ सकते. देखो होता क्या है, कई बार ना स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं तो आप कोई हमें शॉर्टकट सी ट्रिक बता दो जिससे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ, है ना. अब देखो हर जगह तो ट्रिक काम नहीं आती है, लेकिन हाँ कुछ खास वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लिए ट्रिक अपनाई जा सकती है. तो वही ट्रिक लेकर मैं आज आपके सामने पेश हूँ और यहाँ पर आइए देखते हैं. कह रहा है वर्ड्स नेवर गो टुगेदर. याद रहे जो स्टूडेंट्स आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये मतलब रामबाण है. लगभग हर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए ये बहुत ही अचूक वर्ड हैं, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है और ये फिक्स हैं कि इनके साथ ऐसा ही डील होगा. तो इनको तो ट्रिक से याद किया जा सकता है और उनको एक बार में अगर एक नज़र में आप देख कर जाएँ तो मोस्ट प्रोबेबली आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस सही हो सकते हैं जो स्पॉटिंग एरर्स में आए होते हैं. आइए देखते हैं. कह रहा है वर्ड्स नेवर गो टुगेदर. ऐसे वर्ड्स जो इकट्ठे नहीं आ सकते, जो एक साथ नहीं आ सकते. ठीक है जी. जैसे सपोज के साथ आप इफ नहीं लगा सकते. सपोज और इफ साथ साथ नहीं आ सकते, या एक ही सेंटेंस में या स्पेशली एक ही क्लॉज में नहीं आ सकते. ठीक है जी. क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है, इसके लिए आप इंग्लिश बेसिक का पार्ट 1 ज़रूर देखें. गोल्डन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियो अवेलेबल होगी. तो उसमें मैंने बताया है कि सेंटेंस क्या है और क्लॉज क्या है. आइए देखते हैं. सेकंड में प्लीज़, काइंडली. अब देखो जो पहले नंबर पे हमने पढ़ा सपोज या इफ़, ये हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग ना कोई बात इमेजिन कर रहे हों, सोच रहे हों. मान लो सपोज का मतलब होता है सपोज करो, यानी कि मान लो अगर ऐसा हो तो इफ़ का भी मतलब यही होता है यदि ऐसा हो तो, जेकर आए होवे ता फिर की करांगी. ठीक है. तो ये सारे केस सपोज का भी वही मतलब है, इफ का भी वही मतलब है. तो दोनों नाल नाल क्यों पा रहे हो भाई? जिन्हें पहले ही स्वेटर पाया हुआ है उन्होंने दोबारा जैकेट क्यों पवा रहे हैं. चलो, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, काइंडली का भी मतलब होता है कृपया. तो प्लीज़ ना जो तुम पहले ही रिक्वेस्ट कर रहे हो तो फिर अलग तो काइंडली क्यों लगा रहे हो. रिक्वेस्ट तो प्लीज़ नाल भी किया जा सकता है, फिर अलग तो काइंडली क्यों लगा रहे हो. तो दोनों नाल नहीं आ सकते. फिर देखो रिटर्न ते बैक. रिटर्न का मतलब भी होता है वापस मुड़ना, बैक का भी मतलब होता है वापस मुड़ना. यानी रिटर्न का भी मतलब होता है वापस मुड़ जाओ, है ना, मुड़ना. और बैक का भी मतलब होता है वापस होना. तो दोनों साथ साथ क्यों लिखेंगे? रिटर्न बैक ये लिखना गलत है. या तो सिर्फ रिटर्न लिखे या फिर सिर्फ बैक लिखे. कहते हैं ना कम बैक टू होम या कम बैक होम, घर वापस आ जाओ. ठीक है. रिटर्न टू होम ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन रिटर्न बैक टू होम गलत है. डिस्कस मतलब किसी बात पे विचार करना, है ना, किसी मुद्दे पर विचार करना. अबाउट का मतलब होता है के बारे में, तो के बारे में विचार करना. अब जिस चीज़ को अगर हम कह रहे हैं कि हमने इस बारे में हमने इसको डिस्कस करना है, तो डिस्कस करना है तो उसके बारे में ही तो डिस्कस करेंगे. तो अलग से अबाउट क्यों लगा रहे हो? डिस्कस के साथ अलग से अबाउट नहीं लगेगा. उसके बाद देखो ड्यू टू, ये एक फ्रेज है. ड्यू टू का मतलब होता है के कारण या के वजह से. ठीक है. उस करके आप पंजाबी में कहते हैं वो एस करके या उस करके. तो ड्यू टू का मतलब होता है कारण बताना, रीजन बताना. तो फिर अलग से इसके साथ रीजन वर्ड क्यों लिखें? ड्यू टू, रीजन, दैट ऐसे लिखा हुआ आ जाता है तो वो गलत है भाई. ड्यू टू खुद ही रीजन बता रहा है तो अलग से रीजन वर्ड हम क्यों लिखें. नेक्स्ट देखो एंटर का मतलब होता है किसी बाउंड्री के अंदर जाना. जैसे मान लो घर के अंदर जाना या किसी कमरे के अंदर जाना. ठीक है. तो एंटर का मतलब ही होता है अंदर जाना. तो फिर इनटू क्यों लगा रहे हैं? एंटर के साथ इनटू की क्या ज़रूरत है? एंटर का ही मतलब होता है अंदर जाना, तो फिर अलग से इनटू लगाने की ज़रूरत नहीं है. पर हाँ कुछ खास केसेस में हम एंटर के साथ इनटू लगा सकते हैं, खास केसेस में. लेकिन जहाँ पर किसी जगह पे जाने की बात हो, कहीं अंदर जाने की बात हो, किसी फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर जाने की बात हो, वहाँ पर एंटर के साथ इनटू नहीं लगेगा. ध्यान रहे इस बात का. फिर देखो रीज़न का मतलब होता है कारण. और बिकॉज से भी हम लोग कारण बताते हैं. तो जब रीज़न लिख के हम लोग कारण बता सकते हैं तो फिर बिकॉज अलग से क्यों लगाएं? रीज़न के साथ बिकॉज नहीं लगता. ठीक है.
आगे देखिए, रिपीट। रिपीट का मतलब होता है एक बार दोहराना, मतलब एक बार पहले बोल चुके हो अब उसको फिर से दोहराना। तो जब फिर से का सेंस रिपीट में ही आया हुआ है तो अगेन क्यों लगा रहे हैं? अगेन का भी तो मतलब होता है फिर से, है ना। अगेन एक बार और, कहते हैं ना अगेन एंड अगेन, बार बार। तो एक बार फिर से के लिए रिपीट, रिपीट के अंदर ही एक बार का सेंस आ रहा है, फिर से का सेंस आ रहा है, तो हम अलग से अगेन नहीं लगाएंगे। फोरबेड। फोरबेड का मतलब होता है किसी बात को मना कर देना, किसी काम को करने से मना कर देना, या किसी बात को निषेध करना, वर्जित करना भी, ये काम तुसी नहीं करना, या ये काम कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो फोरबेड का मतलब होता है मना करना। फिर ये नॉट लगाने की लोड़ है। फोरबेड तो खुद ही नेगेटिव वर्ड है, तो ये नॉट क्यों लगा रही हूँ? गलती है ना। कंसीडर। कंसीडर मतलब किसी बात को सोचना या किसी बात के बारे में विचार करना। अबाउट का भी मतलब होता है के बारे में। तो जब कंसीडर का मतलब होता ही है किसी के बारे में विचार करना, तो फिर अबाउट अलग से क्यों लगा रहे हैं? तो इसके साथ मैच नहीं करेगा। इन केस। इन केस का मतलब होता है अगर ऐसा हो तो, यदि ऐसा हुआ तो इन केस का भी मतलब होता है अगर, और इफ का भी मतलब होता है अगर या फिर यदि, है ना। जेकर पंजाबी च आप कहते हैं जेकर आए होया था, तो जेकर था इन केस च भी आ रहे हैं, तो फिर इन वाला भी तो लगाने की लोड़ नहीं है। इन केस में ही है कि यदि ऐसा हुआ तो फिर अलग से इफ लगाकर यदि का सेंस देना गलत होगा, ठीक है जी। उम्मीद है आपको यहाँ तक की ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं 12वें नंबर पे बोथ। बोथ का मतलब होता है दो। तो बोथ के साथ हम एज वेल एज नहीं लगाएंगे। बोथ जो होता है वो दो चीज़ों के बारे में बताता है, दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और दो चीज़ों को पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट करता है। कभी भी बोथ दो चीज़ों को नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर दो चीज़ों को नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम नाइदर का यूज़ करेंगे, ठीक है जी। नाइदर नॉर आपने पढ़ा होगा, है ना। नाइदर नॉर का यूज़ करेंगे, बोथ का यूज़ नहीं करेंगे। और बोथ के साथ नॉट भी नहीं लगता है, यानी कि बोथ वाले सेंटेंस में ना हम नॉट भी यूज़ नहीं करेंगे। तो बोथ जब पहले ही दो चीज़ों का सेंस दे रहा है तो अलग से एज वेल एज क्यों लगाएंगे? एज वेल एज का मतलब होता है ये भी, मतलब वो भी, और एज वेल एज ये भी, है ना। राम एज वेल एज श्याम, राम एज वेल एज श्याम इज फ्रेंड्स। तो राम भी और श्याम भी दोनों क्या है? मित्र हैं। तो यहाँ पर एज वेल एज आ गया, ठीक है। लेकिन अगर बोथ आ जाता तो फिर हम एज वेल एज नहीं लगाते, हम सीधा कहते बोथ राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर प्लूरल हो जाता है, यहाँ आर लग जाता है, बस इतना हेल्पिंग वर्ब का फर्क आया। लेकिन सेंस में फर्क नहीं आया। सेंस सेंटेंस का सेम ही है कि राम और श्याम दोनों क्या है? मित्र है। Therefore, because, therefore दा मतलब होता है इसलिए, therefore का मतलब होता है इसलिए, इसलिए। तो जब इसलिए आ रहा है मतलब ये रीजन को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर अलग से बिकॉज क्यों लगाएंगे? क्योंकि बिकॉज लगा के भी तो हम लोग रीजन ही बताते हैं, ठीक है। हालांकि देयरफॉर के बाद हम लोग रिजल्ट लेकर आते हैं भी किस कारण से, इसलिए हमने ऐसा किया, है ना, इसलिए हमने ऐसा किया। तो देयरफॉर के साथ बिकॉज का सेंस नहीं आएगा, क्योंकि बिकॉज भी तो कारण बताता है। आगे देखो कजन। कजन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, है ना। चचेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन। हम लोग हिंदी में कह देते हैं फुफेरा भाई या फुफेरी बहन, लेकिन इंग्लिश में कजन ब्रदर या कजन सिस्टर कहना गलत होता है। कजन सिर्फ कजन ही लिखा जाएगा, अब उसके साथ ब्रदर या सिस्टर लिखना गलत है। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि अगर ये गलत है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कज़न के साथ हम भाई की बात कर रहे हैं या बहन की बात कर रहे हैं? तो देखो कहीं पर भी हम लोग कज़न का जिक्र करेंगे ना तो हम ही या शी तो यूज़ करेंगे ही इज़ माई कज़न। तो ही का मतलब क्या हुआ? लड़का, यानी कि वो मेरा कज़न भाई हुआ, क्योंकि ही की बात कर रहे हैं तो वो भाई हुआ। शी इज़ माई कज़न तो मेरी कज़न सिस्टर है, मतलब कज़न बहन है, कज़न सिस्टर है। अब सिस्टर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने शी बोलकर बता दिया है कि मैं लड़की की बात कर रहा हूँ। कज़न मतलब यहाँ पर लड़की की बात हो रही है, क्योंकि मैंने शी लगाया, तो ही और शी से भाई या बहन का सेंस आ जाएगा। आगे देखिए, अब देखो दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, इतनी सारी बातों में से ये दो एग्जाम्पल मैंने ली हैं। माई पेरेंट्स, जब माता और पिता दोनों की बात हो तो पेरेंट में एस लग जाता है, प्लूरल हो जाता है। माई पेरेंट्स फिर लग गया हैव, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल चाहिए। माई पेरेंट्स हैव रिटर्न्ड बैक। भाई जब पहले ही रिटर्न लगा रहे हो तो फिर बैक क्यों लगा रहे हो?
तो बैक की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, रिटर्न फ्रॉम द टूर, भी टूर से वापस आ गए हैं। हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी हिंदी डंडी है या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और इसी से हम लोग सिंस और फोर लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि टाइम का सेंस देता है। और टाइम कौन सा सेंस? किसी समय से। अगर मेरी ये सब बातें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जो ये वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, उसे आप ज़रूर देखिए। वहाँ पर सिंस और फोर को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और उसके टाइम पीरियड के बारे में भी मैंने बातचीत की है वहाँ पे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई एंटर्ड इनटू, लो भाई, जब एंटर भी लग गया और इनटू भी लग गया, अच्छा कहाँ जाने की बात करें पहले ये लिख लेते हैं। आई एंटर्ड इनटू द हॉल, तो फिजिकली कहीं जाने की, आने की बात हो रही है, तो एंटर्ड के साथ इनटू नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ एंटर्ड रहेगा। आई एंटर्ड द हॉल। ठीक है जी। 15 नंबर पे देखो, ऑल्दो या द्यो, ऑल्दो या फिर द्यो के साथ हम कभी भी बट नहीं लगाएंगे। ऑल्दो या द्यो के साथ हमेशा येट लगता है, YET येट लगता है, या फिर इस येट की जगह आप एक कोमा लगा दो, या कोमा नहीं भी लगाओगे तो भी ठीक है, लेकिन येट बट नहीं लगेगा। ऑल्दो या दो के साथ बट नहीं लगेगा, और एग्जामिनर हमेशा बट लगाकर आपको देगा, तो आपको पता होना चाहिए ऑल्दो या दो के साथ बट नहीं लगता, बल्कि इसकी जगह या तो कोमा या फिर येट या फिर कुछ भी ना लगाओ। आगे देखते हैं, बहुत, बहुत के साथ नॉट जो है वो नहीं लगता। मैं पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पर कि बहुत मतलब दो चीज़ों की बात करता है और दोनों को पॉजिटिवली बताता है। तो जब पॉजिटिवली बता रहा है तो बहुत के साथ हम नॉट तो किसी सूरत में नहीं लगा सकते। अगर दो चीज़ों के लिए नेगेटिव करने की बात हो तो हम नाइदर का यूज़ करेंगे। ठीक है जी। आगे देखो 17 नंबर पे है, मे और माइट। मे और माइट खुद ही संभावना बताते हैं या पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, तो फिर इनके साथ पॉसिबली या लाइकली लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मे या माइट के साथ आप पॉसिबली या लाइकली लगाते हो तो फिर वो गलत माना जाएगा। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को वर्ब चैप्टर में, मॉडल वर्ब के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी, पर फिलहाल के लिए आपने याद रखना कि मे और माइट के साथ हम पॉसिबली या फिर लाइकली नहीं लगाते। तो आई होप सो कि आपको ये थोड़े से जो वर्ड्स में लाया है उनको याद करना भी आसान है, और एक बार अगर आपने याद कर लिया तो आई थिंक कि आपके कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो होंगे स्पॉटिंग एरर्स में, वो आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। ठीक है जी। तो उम्मीद है मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे 9780904216 इस नंबर पे कॉल करके भी मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो देखिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद वीडियो को देख लीजिए, और अगर अच्छी लगे और लगे कि हाँ ये यूज़फुल वीडियो है, ये औरों के पास भी जानी चाहिए, तो इसको लाइक करने के बाद शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।